नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सामाजिक अध्ययन की नई कक्षा में। कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 3 पुस्तक के अध्याय 6 अर्थात आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, जिसमें हमने शुरुआत की कड़ियों में बाजार एवं आजीविका की चर्चा की और सरकार के द्वारा जन सुविधाएं उनके क्षेत्र में की जाने वाली कार्यों जिनमें आधारभूत संरचनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल, इन बिंदुओं की चर्चा हम कर चुके हैं। आज की कड़ी में हम आवास और इसके आगे के बिंदुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बेहद जरूरी चीज़ है। मकान यानी आवास। आज़ादी के बाद सरकारों ने आवास के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किए, किंतु विधिवत प्रयास इंदिरा आवास योजना के नाम से 1985 ईस्वी में आरंभ की गई, जिसमें निर्धन ग्रामीण परिवारों के लिए धन मुहैया कराया जाता था और जिन जो परिवार बीपीएल के अंतर्गत आते थे उनके खाते में पैसे दिए जाते थे, जिसके द्वारा वो अपना घर बना सकें। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, इस नई योजना के नाम से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, इंदिरा आवास योजना केवल निर्धन ग्रामीण परिवारों के लिए थी, किंतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के गरीबों के लिए इसमें राशि कुछ बढ़ाया गया और यह योजना सबके लिए आवास कार्यक्रम जो 2014 से आरंभ किया गया था, इसके अंतर्गत शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों दोनों को ये सुविधाएं प्रदान की गई, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना आवास के नहीं रहे। हर व्यक्ति के सर पर अपना आसियाना हो। हमारे झारखंड राज्य में भी इस तरह की योजनाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। यह 15 अप्रैल 2016 ईस्वी में आरंभ की गई। 15 अप्रैल संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। उनके सम्मान में उनके 125वें जन्म दिवस के अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत झारखंड की विधवाओं के लिए 3 किस्तों में उनके खाते में पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार की आवास के लिए भूमिका है। अभी हमने आवास की चर्चा की। अब हमारी चर्चा का बिंदु है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी देश के विकास के लिए, उसके निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने के लिए परिवहन मार्गों की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। और परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए इसके अंतर्गत 4 तरह के माध्यम हैं: सड़क, जलमार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क सबसे प्रमुख चीज है जो स्थल भाग में एक जगह से दूसरी जगह के लोगों को जोड़ता है। इसके अंतर्गत जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हमारे देश में है, जो सड़क और जल मंत्रालय को देखता है। पहले आज़ादी के बाद हमारे देश में सड़कों की कमी थी, किंतु सरकारों ने सड़कों के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया और अब तो तेज गति वाली सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसमें तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर पहले जो 2 लेन रोड था उसको 4 लेन किया गया, 6 लेन किया गया। अब तो फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जहां केवल मालवाहक गाड़ियां चलेंगी और 2 स्थान बहुत तेजी से, 2 स्थानों के बीच बहुत जल्दी आदमी सफर तय कर पाता है। ऐसा केवल बड़े शहरों को ही एक दूसरे से जोड़ दिया जाए और उसका लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क का लाभ अनुभव कर सकते हैं। हम अपने झारखंड राज्य में ही रामगढ़ जिले के एक प्रखंड दुलमी की बात करते हैं। ऐसा देश भर में और राज्य भर में होता होगा।
कि दुलमी आज से 10 साल पहले सड़क मार्ग से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, तो उसके सुदूरवर्ती गांव जो थे उसके किसान सब्जी और हरी सब्जियों का उत्पादन नहीं करते थे ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि उनकी सब्जियां खराब हो जाती बाजार तक पहुंचने से पहले, उनको खरीदार नहीं मिलते थे। तब लोग गन्ना, चावल, आलू इनकी ही खेती करते थे जो तुरंत खराब नहीं होने वाला था। अब लोग गोभी, साग, मटर सारी सब्जियां उगाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सारे गांव सड़कों से जुड़ गए। अब किसान मनपसंद सब्जियां उगाता है, फूल उगाते हैं और उसकी पैकिंग करते हैं और फट से शहर तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सड़क मार्ग है। इसके कारण किसान की आमदनी बढ़ गई। बीमार पड़ने पर लोग डोली में और खटिया में कंधों पर लोग बीमार को शहरों तक ले जाते थे। सड़कें जब आम हो गई, सुविधाजनक हो गई, तो बीमार तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लोगों की जान की रक्षा होती है। यानी सड़कें बेहद जरूरी हैं अपने निरंतर विकास के लिए। इसके साथ ही जल मंत्रालय की बात करते हैं, जल परिवहन की बात करते हैं। ये दो तरीके का है, एक स्थल के अंदर का जलमार्ग और एक समुद्री जलमार्ग। स्थल के अंदर यानी नदियों से होकर, जो चौड़ी और बड़ी नदियां हैं उनमें स्टीमर चलते हैं, नावें चलती हैं, छोटी और बड़ी। नदी की जितनी चौड़ाई है और जितनी गहराई है उसके अनुसार। बड़ी बड़ी झीलों में भी स्टीमर और बोट चलाए जाते हैं। और समुद्र के अंदर तो विशाल विशाल शिप होते हैं, जहाज रानी। कहा जाता है एक एक जहाज इतना बड़ा बड़ा है जितने छोटे छोटे गांव होते हैं। हमारे रक्षा मंत्रालय में एक युद्ध की जहाज था जिसका नाम था विक्रांत। हम जब पढ़ा करते थे तब हमें पढ़ाया जा रहा था कि उसमें 7 तल्ले थे, खेल का मैदान उसके अंदर था, हजारों सैनिक उसमें रहते थे और उसके ऊपर हवाई जहाज लैंड करते थे। हमने टीवी के कार्यक्रमों में, अखबारों में, न्यूज़ में इसको देखा होगा। तो समुद्री परिवहन बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आवश्यक होता है। अभी हमारे वर्तमान समय में श्री नितिन गडकरी जी इस विभाग के मंत्री हैं। दूसरा तीसरा परिवहन का माध्यम है रेलवे। रेलवे दो शहरों के बीच थोड़े और जहाँ लंबी दूरी हो वहाँ सुविधाजनक सफर प्रदान करता है। रेलवे मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं माननीय पीयूष गोयल। भारत में रेलवे की शुरुआत आज़ादी के पहले हो चुकी थी। हमने पढ़ा था मुंबई से थाने के बीच पहली रेलवे चली थी और आज रेलवे का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है और जितनी तेजी से विस्तार हो रहा है उतनी तेजी से तरक्की भी हो रही है। तैयार माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। अब तो किसानों की सब्जियां और फल भी वातानुकूलित डब्बों में, एसी डब्बे होते हैं जिसमें सब्जियां रखी जाती हैं और उसके द्वारा किसान की सब्जियां उनके खेतों से शहरों तक पहुंचाई जा रही हैं। यानी रेलवे विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इस रेलवे के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मेट्रो ट्रेनें शुरू की गई। ये मेट्रो ट्रेनें महानगरों में चलती हैं, बड़ा मज़ेदार सफ़र होता है। मेट्रो पूरी की पूरी ट्रेन एक साथ कनेक्टेड होती है, यानी लगता है कि हम एक ही डब्बे में सफ़र कर रहे हैं और पूरी ट्रेन वातानुकूलित होती है, एसी। और समय समय पर बताया जाता है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, डब्बे किधर खुलेंगे। बड़ा ही मज़ेदार सफ़र है। जब आप महानगरों में जाएं तो मेट्रो का सफ़र जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस सरकार ने, वर्तमान केंद्रीय सरकार ने बुलेट ट्रेन के नाम से नई परियोजना शुरू की। पहला बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलाया जाना है। इसमें बहुत भारी निवेश लग रहा है, यानी बहुत पूंजी लगाई जा रही है। और अगला मंत्रालय है वायुमार्ग, यानी नागर विमानन मंत्रालय।
श्री हरदीप सिंह पुरी इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं। वायु मार्ग दो ज़्यादा दूरी वाले स्थानों या विदेशों में यात्रा के लिए सबसे सुविधाजनक है। इसमें बहुत कम समय में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। पहले वायुयान से यात्रा करना बड़ा महंगा और खर्चीला था, किंतु अब इसमें कंपटीशन हो गया। पहले क्या था, केवल सरकारी सुविधा थी, अब कई कंपनियां भी आ गई और अभी सरकारों ने लक्ष्य रखा है कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफ़र कर सके। तो ये कैसे होगा, जब नए नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, ज़्यादा हवाई जहाज होंगे और कनेक्टिविटी, एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी को उद्देश्य में रखकर सरकार इन चारों क्षेत्रों का, सड़क मार्ग का, जल मार्ग का, रेलवे का और वायु मार्ग का बहुत तेजी से विकास कर रही है। इनके विकास में केंद्र सरकारों की भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकारों की भी अपनी योजनाएं हैं। तो देश के विकास के लिए, देश में आर्थिक गतिविधियों को तेज रफ्तार देने के लिए इस क्षेत्र में सरकार महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस क्षेत्र में कुछ वर्तमान समय में निजी कंपनियां भी सामने आ रही हैं और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। अगले हिस्से में हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। अब हमारी चर्चा का विषय है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा यानी ऐसी सुविधा जो व्यक्ति को भविष्य के असुरक्षा से, भविष्य में होने वाली किसी संभावित घटना दुर्घटना से लोगों को सुरक्षा या कवर प्रदान करे। ऐसी योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना कहते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर ऐसी अनेक योजनाएं लाई गई जिनके द्वारा लोगों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया गया। इन योजनाओं में प्रमुख है अटल पेंशन योजना। यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पेंशन की योजना है। जैसे सरकारी नौकरियों में लोग हैं तो उनको पेंशन की सुविधा मिल भी जाती है, किंतु जो लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको भी पेंशन के दायरे में लाया जा सके, इसके लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई। इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें सालाना केवल 12 रुपये का प्रीमियम देकर किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है। इसमें एक व्यक्ति को सालाना 330 रुपये का प्रीमियम देना होता है और उसे 2 लाख रुपए का बीमा प्राप्त होता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक और ऐसी सामाजिक सुरक्षा की योजना है जिसमें बालिकाओं की समृद्धि के लिए लोग पैसे जमा करते हैं। इसमें बहुत अच्छा ब्याज जमा की गई राशि पर दिया जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। यह निर्धनता रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सरकार जन सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करती है। ऐसा कार्य क्यों सरकारें कर रही हैं? क्योंकि सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं। हमारा देश एक जन कल्याणकारी देश राज्य है और यहाँ पर जनता का कल्याण ही प्रमुख लक्ष्य होता है। इसलिए सरकारें इन क्षेत्रों पर बहुत भारी राशि का खर्च करती है। अगर इन क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंप दिया जाता तो हो सकता है कि हमें शोषण का शिकार होना पड़ता। इसलिए सरकार इन आर्थिक क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें हमारे जीवन को आरामदेह और सरल बनाती है। उम्मीद है आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।